नमस्कार। आज हम कुछ दिलचस्प स्रोतों पर नजर डालेंगे जो हमें बंगाल विभाजन और उससे जुड़े स्वदेशी आंदोलन के बारे में बताते हैं। जी, ये कहानी असल में तेजी पकड़ती है 1905 से, है ना? हाँ, बिल्कुल। 20 जुलाई 1905, जब ब्रिटिश सरकार ने कहा कि वो बंगाल को बांट रहे हैं। ये लॉर्ड कर्जन का समय था, 1899 से 1905। और इस घोषणा के फौरन बाद ही, मतलब अगस्त में, 7 अगस्त को कलकत्ता की टाउन हॉल में एक बड़ी सभा हुई। अच्छा, वहीं से ये स्वदेशी वाली बात शुरू हुई। हाँ, वहीं पर स्वदेशी आंदोलन शुरू करने का फैसला हुआ और विदेशी माल के बहिष्कार का प्रस्ताव भी पास किया गया। और फिर अक्टूबर में 16 अक्टूबर को विभाजन लागू हो गया। स्रोतों में मिलता है कि उस दिन बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। जी, लेकिन एक और बात है, रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इसे रक्षाबंधन दिवस के तौर पर भी मनाया गया। अच्छा, ये शायद हिंदू मुस्लिम एकता दिखाने के लिए। हाँ, बिल्कुल। एक कोशिश थी एकता बनाए रखने की। विभाजन असल में हुआ कैसे? बंगाल को 2 हिस्सों में बांटा गया। पूर्वी और पश्चिमी बंगाल। हाँ, पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर एक नया प्रांत बना दिया जिसका मुख्यालय ढाका में था। इसमें राजशाही, चटगांव, ढाका ये सब इलाके थे। और पश्चिमी हिस्से में पश्चिमी हिस्से में पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा रह गए। अंग्रेजों ने तो कहा कि ये प्रशासनिक सुविधा के लिए है, मतलब प्रांत बहुत बड़ा है, संभालना मुश्किल है। पर क्या सच में यही कारण था? हमारे स्रोत तो कुछ और ही इशारा करते हैं। सही कह रही हैं आप। असली वजह तो राजनीतिक लगती है। बंगाल उस समय राष्ट्रवाद का गढ़ बन रहा था। हाँ, और अंग्रेजों को ये पसंद नहीं आ रहा था। कर्जन ने तो शायद कहा भी था कि वो कांग्रेस के केंद्र को कमजोर करना चाहते हैं। बिल्कुल। विभाजन का एक मुख्य उद्देश्य यही था कि बढ़ते राष्ट्रवाद को रोका जाए, हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ा जाए। तो इसी राजनीतिक चाल की वजह से स्वदेशी आंदोलन भड़क उठा। हाँ, तात्कालिक कारण तो यही था। वैसे विभाजन की घोषणा से भी पहले जुलाई में ही कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका संजीवनी में ब्रिटिश सामान के बहिष्कार का सुझाव दे दिया था। अच्छा, तो ये आइडिया पहले से हवा में था। जी, स्वदेशी और बहिष्कार ये 2 मुख्य हथियार बने। और ये आंदोलन सिर्फ बंगाल तक ही सीमित नहीं रहा फिर। नहीं नहीं, इसे पूरे देश में फैलाने की कोशिश हुई। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने इसे बम्बई और पुणे में फैलाया। और पंजाब में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह थे। हाँ, और दिल्ली में सैयद हैदर रजा, मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले। मतलब कोशिश हुई कि एक अखिल भारतीय आंदोलन बने। लेकिन इसमें कुछ मतभेद भी थे शायद। हाँ, ये एक अहम बिंदु है। तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल जैसे नेता चाहते थे कि आंदोलन पूरे देश में फैले और सिर्फ बहिष्कार तक सीमित न रहें, जबकि जो उदारवादी नेता थे वो इसे मुख्य रूप से बंगाल तक और बहिष्कार तक ही रखना चाहते थे। जमीनी स्तर पर लोगों को जोड़ने के लिए क्या किया जा रहा था? कई संगठन बने, जैसे अश्विनी कुमार दत्त की स्वदेश बंधव समिति बहुत मशहूर हुई। इसने गांवों में स्वदेशी का संदेश पहुंचाया। महिलाओं की भागीदारी कैसी रही? महिलाओं ने काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये एक महत्वपूर्ण बात है इस आंदोलन की। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि किसानों का बड़ा तबका और ज्यादातर मुसलमान वो इस आंदोलन से पूरी तरह नहीं जुड़ पाए। इसके क्या कारण रहे होंगे? कई कारण थे। शायद जमींदारों का प्रभाव, अंग्रेजों की बांटने की नीति, कुछ हद तक नेतृत्व की भी सीमाएं रही होंगी। और इसी दौरान वंदे मातरम गीत, वो तो जैसे राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बन गया, है ना? बिल्कुल, वो एकता और राष्ट्र प्रेम का प्रतीक बन गया। हमने रविंद्रनाथ टैगोर का जिक्र किया था। रक्षाबंधन दिवस का सुझाव तो उन्होंने दिया, पर वो आंदोलन के आलोचक भी थे कुछ मामलों में। हाँ, ये थोड़ा जटिल है। टैगोर स्वदेशी के समर्थक थे, पर वो पश्चिमी सभ्यता के पूरी तरह बहिष्कार के खिलाफ थे। उनका मानना था कि हमें पूरब और पश्चिम के बीच विचारों का आदान प्रदान बनाए रखना चाहिए। वो अति राष्ट्रवाद को लेकर थोड़े चिंतित थे। ये एक अलग नजरिया है। और कला पर भी इसका असर पड़ा? हाँ, बिल्कुल। अवनींद्रनाथ टैगोर और गगनेंद्रनाथ टैगोर ने 1907 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की। मकसद था भारतीय कला शैली को पुनर्जीवित करना और उसे बढ़ावा देना। क्या किसी बाहरी व्यक्ति ने भी इस आंदोलन पर कुछ लिखा? हाँ, एक ब्रिटिश पत्रकार थे H.W. नेविन्सन। वो उस समय भारत में थे और उन्होंने स्वदेशी आंदोलन को काफी करीब से देखा। उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स में और बाद में अपनी किताब द न्यू स्पिरिट इन इंडिया में इस आंदोलन के जोश और जज्बे के बारे में लिखा। अच्छा, तो एक बाहरी दृष्टिकोण भी मिलता है हमें। जी, तो अगर हम इन सब स्रोतों को देखें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं इस पूरे प्रकरण से?
देखिए, पहली बात तो साफ है कि बंगाल विभाजन ने सीधे सीधे स्वदेशी आंदोलन को जन्म दिया। ये कारण और प्रभाव का स्पष्ट मामला है। दूसरा, बहिष्कार एक बड़े राजनीतिक हथियार के रूप में उभरा। बिल्कुल, अंग्रेजों पर आर्थिक और राजनीतिक दबाव बनाने का एक तरीका। और तीसरा, इसने राष्ट्रीय चेतना को मजबूत किया। लोगों में अपने देश, अपनी संस्कृति के प्रति गर्व की भावना बढ़ी। हाँ, हालांकि ये भी ध्यान रखना होगा कि समाज की सभी वर्गों की भागीदारी एक जैसी नहीं थी। सही कहा, इसमें असमानता थी। और आखिर में एक विचार आता है कि कैसे एक प्रशासनिक फैसले के पीछे इतने गहरे राजनीतिक मकसद हो सकते हैं जिनका लक्ष्य असल में एकता को तोड़ना था। और कैसे उस चुनौती का सामना करने के लिए समाज ने अलग-अलग रास्ते अपनाए। विरोध, एकता, बहस, कलात्मक अभिव्यक्ति। ये सोचने वाली बात है कि इतिहास की ये परतें आज भी कितनी प्रासंगिक लगती हैं, है ना? बिल्कुल, ये हमें बहुत कुछ सिखाती हैं।